13 दिसंबर नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, सीएएफ जवान शहीद। 14 दिसंबर कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ जवान शहीद। 15 दिसंबर कांकेर में आईईडी ब्लास्ट, बीएसएफ जवान शहीद। 17 दिसंबर सुकमा में मुठभेड़, सीआरपीएफ सब इंस्पेक्टर शहीद। 20 दिसंबर सुकमा में मुठभेड़, नक्सली कैंप ध्वस्त। आंकड़ों से जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के साथ नक्सली गतिविधि बढ़ी, जिसके बाद साय सरकार भी एक्शन में आई और सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कैंप ध्वस्त किया। पर नक्सली दस्तक के साथ अब सियासत में भी लाल रंग परवान चढ़ने लगा है। पहला बार बीजेपी के प्रवक्ता ने किया। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस जाने से नक्सलियों की बौखलाहट नजर आ रही है। देखिए, नई सरकार जो बीजेपी की आम जनता के विश्वास से बनी, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सलियों ने जो अपने हमले तेज किए हैं कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद नक्सलियों में बौखलाहट आ गई है कि किस तरीके से नक्सलियों को संरक्षण प्राप्त हुआ था कि उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर में घुसकर गोली मारी और डराने का प्रयास किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया तो कांग्रेस भी हमलावर हुई। नक्सली वारदातों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सरकार से तुलना करते हुए नियंत्रण खोने की बात कही। नक्सल घटनाओं में जो नियंत्रण हमारी सरकार ने किया था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि चुनाव के समय प्रथम चरण और द्वितीय चरण में एक एक जवान की शहादत हुई थी। उसके अलावा और कोई घटना नहीं हुई थी। मतदान में कहीं रुकावट नहीं हुआ और शांतिपूर्वक ये चुनाव निर्बाधित रूप से संपन्न हुआ। इसके पहले आप याद करें, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब भी चुनाव होते थे कितने मतदान केंद्रों में पुनः मतदान कराया जाता था। तो ये अपने आप में प्रमाण है कि हमारी सरकार की उपलब्धि क्या है। आज अब आरोप लगा देना अलग बात है। छत्तीसगढ़ में 15 साल तक बीजेपी की सरकार रही। इस दौरान नक्सलियों की आहट भी लगातार सुनाई देती थी। हालांकि 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद नक्सलियों की वारदात में कमी आने का दावा कांग्रेस जरूर करती है। अब बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बार फिर नक्सली वारदात में बढ़ोतरी का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा नक्सली वारदातें हुई हैं। कांग्रेस सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं। कितना दिन हुआ सरकार को आए, और कांग्रेस के जमाने में तो पूरे छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा आम लोगों की हत्या नक्सलवादियों ने की है। 100 से ज्यादा घटनाएं नक्सलवादियों की सरकार के समय पे हुई है। पुलिस के अधिकारियों की उन्होंने हत्या की है। तो कांग्रेस तो खाली बोलती है, करती कुछ नहीं। नक्सलवाद को लेकर हर चुनाव में ये जरूर दावा किया जाता है कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, पर अब तक ऐसा हो नहीं पाया। बीजेपी ने भी सरकार बनाने से पहले नक्सलवाद को खत्म करने का दावा किया है। अब देखना होगा कि आखिर बस्तर की शांत फिजा से नक्सलवाद कब खत्म होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। सरकार बदलने के बाद प्रदेश में बहुत से हालात भी बदले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बदलाव हैरान कर रहा है वह है बस्तर का नक्सल इलाका, जहां अचानक इन दिनों नक्सली वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को शपथ ली अभी एक हफ्ता ही गुजरा है। 3 जवान शहीद हो चुके हैं और उतने ही जवान घायल भी हैं। ये आंकड़ा छत्तीसगढ़ जैसे नक्सल इलाके के बहुत ज्यादा मायने तो नहीं रखता, लेकिन इन आंकड़ों का उल्लेख करना इसलिए हम जरूरी समझ रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में नक्सली वारदात न के बराबर हो रही थी। दिल्ली से जब जब अमित शाह बस्तर की जमीन पर आते, दावा यही रहता कि बस एक मौका दीजिए, बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है और गृह मंत्रालय की कमान शाह के हाथों में है, तो नक्सली वारदात के बढ़ने के पीछे की वजह क्या है? नक्सली वारदात में अचानक तेजी आई क्यों? राज्य और केंद्र सरकार के लिए निश्चित तौर पर बड़ी चिंता की बात है, और वो भी तब जब कांग्रेस ने यह आरोप लगाते रही है कि भाजपा के शासनकाल में नक्सलियों का साम्राज्य बढ़ा है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनाव के पहले एक बात हमने महसूस की थी और हमने रिपोर्टिंग भी की थी कि नक्सल इलाकों में माओवादियों में एक डर है कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो फिर उन पर हमले तेज हो जाएंगे। तो क्या ये बौखलाहट उसी डर का नतीजा है या फिर
प्रशासनिक पकड़ ढीली हो जाने का फायदा माओवादी उठा रहे हैं। हम चर्चा इसी विषय पर करेंगे। लाल सियासत, हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ होता साहब हैं, प्रकाश चंद्र होता साहब, नक्सल एक्सपर्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका भारतीय जनता पार्टी से। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुंदरानी साहब के पास चलता हूं। सुंदरानी साहब, नक्सल मुद्दे पर अभी तक आपकी रणनीति स्पष्ट नहीं हो पाई है। वार्ता करेंगे, ऑपरेशन तेज करेंगे, वार्ता जो आप लोग की हुई थी जिसमें अधिकारी भी भाग लिए थे, सीएम साहब ने ली थी, कुछ निचोड़ निकला अभी तक सुंदरानी साहब? नहीं, निश्चित रूप से निचोड़ निकलेगा। 1 सप्ताह तो हुआ है हमारी सरकार को गठन किए। जिस प्रकार से नक्सली बौखलाहट में है, जिस प्रकार से घबरा कर इस प्रकार की कार्रवाइयां करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कभी नक्सलवाद के प्रति लचीला रुख नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के 5 साल की सरकार में हमेशा, उसके पूर्व भी अगर हम देखें कांग्रेस नेताओं के बयानों को अगर हम ध्यान दें तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार की नक्सलियों के प्रति हमेशा लचीला रुख रहा और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते रहे। इसलिए इस प्रकार की वारदातों से अपने आप को दूर रखे थे। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर रमन सिंह जी की जब सरकार थी तब ये तय किया गया था कि 2022 तक नक्सलवाद को पूर्ण रूप से सफाया किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से एक एक्सीडेंटल सरकार 5 साल के लिए कांग्रेस की बनी, जो नक्सलवाद 2022 में समाप्त होना था, दुर्भाग्य से अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। लेकिन निश्चित मानिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार, डबल इंजन की सरकार जो हमारे प्रदेश में बनी है, और अमित शाह जी हमेशा गृह मंत्री के रूप में वो ये बात को दोहराते रहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से यहाँ से नक्सलवाद का पूर्ण सफाया होगा। और निश्चित रूप से उस दिशा में डॉक्टर रमन सिंह जी ने काम किया। अब विष्णुदेव साय जी ने भी काम करना शुरू किया और काम का परिणाम ही हुआ कि आज ही 5-6 नक्सली अगर घायल हुए हैं तो कहीं न कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और आदरणीय विष्णुदेव साय जी की सरकार कर रही है। सुरेंद्र जी, आप लोग कुछ टिप्स दे दीजिए ना। पिछले कुछ सालों में माओवादी घटनाओं में कमी आई थी, ऐसा आप लोग दावा करते हैं, अब बढ़ रही है। भाई, जान तो बस्तर में जवानों की जा रही है, नुकसान जवानों का हो रहा है। वैसे भी राजनीति का हिस्सा तो है नहीं सुरेंद्र साहब, थोड़े कुछ टिप्स दे दीजिए सुनानी जी को, शायद जाके साय साहब को बता दें तो घटनाएं कुछ कम हो जाए। सुरेंद्र जी, बात कांग्रेस के दावे की नहीं है, ये ऐतिहासिक सत्य है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खाद पानी देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में हुआ, और देखिए, ये मैं नहीं कहता, ये एनसीआरबी का आंकड़ा है। आज तक जितने भी मौतें हुई हैं, जो शहादत हुई है, चाहे सुरक्षा बल के जवान हो, चाहे भोले भाले निरीह आदिवासी हो, ज़्यादा संख्या, बड़ी संख्या जो है वहाँ के स्थानीय आदिवासी रहे हैं। 15 साल में रमन सरकार के दौरान 9000 से ज़्यादा मुठभेड़ हुई थी। पिछले 5 साल में जो नियंत्रण हुआ था उसी का परिणाम है। 65 से ज़्यादा बड़े सुरक्षा कैंप स्थापित हुए हैं। 589 गांव नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं। लगभग 5.25 लाख की आबादी जो है नक्सल प्रभाव से मुक्त हुई है। ये उपलब्धि है और उसके लिए नीति और नियत जिम्मेदार है। जिस प्रकार से कांग्रेस का कमिटमेंट था, विकास, विश्वास और सुरक्षा के ध्येय को लेकर जिस प्रकार से काम हुए, उसका ही परिणाम है कि नक्सलवाद की घटनाओं में लगभग 62% और शहादत में 70% की कमी आई है। ये वर्षवार आंकड़े हैं। एक ही साल में 2006 में जो है 289 शहादत हुई थी, जो पिछले 5 साल का आप औसत निकालेंगे तो वो 40 के नीचे आता है आदित्य जी। तो एक बात जो है वो कारण उसका जो है, हमारी सरकार आने के बाद जिला स्तर पर योजनाएं तय की गई। लोन वराटू जैसे पुनर्वास की नीतियां जो है समर्पित नक्सलियों के लिए बनाई गई। वहां के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अलग से योजनाएं चलाई गई। जो वनोपज का संग्रहण है उसमें जो वृद्धि हुई 6 से बढ़ा के 67 और तमाम तरह की योजनाएं थी, जिसके कारण से नक्सलवाद में कमी आई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए 3 मैं प्रमाण देता हूं जो ये बड़ी बड़ी बात करते हैं, रमन सरकार के दौरान ये हुआ वो हुआ। रमन सिंह जी स्वयं वहां के स्थानीय आदिवासियों का हक मार के बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष स्वयं थे, और उनका वो बयान भी आपने सुना होगा कि नक्सल सलाहकार जो केपीएस गिल जी बनाए गए थे, उनसे ये कहा गया था, उनकी स्वीकारोक्ति है कि वेतन लो, मौज करो, सलाह की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक बड़े पत्रकार हैं
आशुतोष भारद्वाज जी 16 जून 2020 को उनका एक आर्टिकल आया था, विस्तृत लेख था, जिसमें भाजपा के तमाम नेताओं की संलिप्तता, धर्मेंद्र चोपड़ा, जगत पुजारा, पोडियम लिंगा, जो भीमा मंडावी की हत्या में जिनकी संलिप्तता पाई गई थी, उसके साथ साथ एक और बड़े पत्रकार है सुभ्रांशु चौधरी जी, उन्होंने जो लिखा है किताब, उसमें 101 पेज नंबर में भाजपा के तमाम बड़े नेता जो वर्तमान में जीत के आए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी संलिप्तता, गणपति रमन्ना और तमाम जिस तरह से जिक्र है, तो ये भाजपा के नक्सल साठगांठ को उजागर करता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ये डर दिखा के, ये नफरत के माध्यम से राजनीति करना चाहते हैं। चुनाव के दौरान आप देखें तमाम क्या वजह मानते हैं आप अचानक से माओवादी घटनाओं में बढ़ोतरी? आपने तो बहुत नजदीक से नक्सलगढ़ को देखा है, नक्सलवाद को देखा है, घटनाओं में वृद्धि के पीछे की वजह क्या मानते होता साहब? देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस खुद इस बात को लेकर स्वयं डिसाइड नहीं कर पा रही है उनका नक्सलवाद को लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए। पीसीसी की एक बैठक थी कांग्रेस भवन में, पुराने कांग्रेस भवन में। उस वक्त के जो गृह मंत्री थे वो आके बोले हमारे कुछ भटके हुए भाई, तो महेंद्र कर्मा खड़े हुए बोले माओवाद को अगर आपको पता नहीं है तो आप क्यों बोलते हैं। और जो बोल रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री वो भी कांग्रेस पार्टी के ही थे। तो उसके बाद दूसरा देखिए, सलवा जुड़ूम हुआ। कांग्रेस आज तक कह नहीं पा रही है सलवा जुड़ू के समर्थक में है कि सलवा जुड़ू के विरोध में है। ये बात इनके अंदरूनी में कोई कंक्लूजन, कोई एक ठोस कहीं नहीं बन पाती इनकी, ना रणनीति बन पाती है, ना आखिरी कंक्लूजन तक पहुंच पाती है। इसका फायदा माओवादी लेते हैं। जो आपने बोले कि सरकार बनी 7 दिन में 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिए, माओवादी भी जानते हैं ये फुल टाइम वार करने वाले लोग हैं। पहले इनका नाम था पीपुल्स वॉर ग्रुप, यानी कि लड़ाई के लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं। और उन्होंने जब देखा ये ट्रांजिशन फेज है, कांग्रेस से बीजेपी पे सत्ता हस्तांतर हो रही है, सब लोग अस्त व्यस्त है, यही मौका है हम हावी हो जाएं। और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है। ये मूलतः माओवाद जो देखते हैं ये दिल और दिमाग में एक टेरर बिठाने की बात है और उसी के जरिए ये बातें करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखिए हमारे टाइम पे अच्छा था, उनके टाइम पे ये अच्छा था। टाइम किसी का भी हो, प्रदेश को नुकसान जब होता है तो वो प्रदेश को नुकसान होता है। प्रदेश के आदिवासी, एक आदिवासी दूसरे आदिवासी से लड़ता है और तब हम कहते हैं कि ये कांग्रेस के राज में हुआ, ये बीजेपी के राज में हुआ। इसी बात की फायदा माओवादी उठाते हैं। जी ठीक। सुनाजी साहब, जिस तरह की स्थिति बस्तर में दिख रही है, बहुत अच्छी तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, 3 शहादत, फिर कहां से होगा विकास? आप लोगों ने बस्तर को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, हर सभाओं में दावे नजर आ रहे थे। कोई रोड मैप है सुंदरानी साहब बस्तर को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से 3 जवान शहीद हुए, नमन करते हैं हम उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आदरणीय आदित्य जी 7 दिन तो हुआ है और इस बीच में हमारी बैठकें भी हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है, रोड मैप तैयार किया जा रहा है। नक्सलवाद को पूरी तरह से सफाया करेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। और निश्चित मानिएगा इस 5 साल के बीच में ही नक्सलवाद पूरी तरह से छत्तीसगढ़ से सफाया होगा। हमारे केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मिलकर छत्तीसगढ़ से पूरी तरह से नक्सलवाद का सफाया करेंगे। इसका रोड मैप तैयार है, कहीं पे भी कोई विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये कितना भी नक्सलवाद पे अंकुश लगाने की बात कांग्रेस पार्टी के लोग करें, घर घर में घुसकर आदिवासियों को मारा, ग्रामीणों को मारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मारा है, इनके शासन में कितना भी ये बात कर लें कि नियंत्रण हो गया था और आंकड़े बताने की बात करें, वास्तविकता से ये आंकड़े बहुत दूर थे। सुरेंद्र साहब, बस्तर में एक बात केंद्र सरकार की तरफ से सामने आ रही, कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं कि वहां पर हवाई हमले हो सकते हैं। तो क्या अगर ऐसे ऑपरेशन होते हैं तो आप क्या बीजेपी सरकार के साथ हैं? क्योंकि ऐसे समय में जब भी ऐसे ऑपरेशन होते हैं, मानवाधिकार के कई कार्यकर्ता बस्तर में अचानक आ जाते हैं। आप लोग की रणनीति क्या होगी ऐसे समय अगर ऐसे हमले होते हैं तो? सुरेंद्र साहब। आदित्य जी, निश्चित तौर पर लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। नक्सलवाद आज देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। दलगत राजनीति से दूर कांग्रेस सदैव ही
ये कहती आई है कि नक्सलवाद से लड़ाई जो है हमको मिलकर लड़ना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में यही अंतर है। ये 15 साल के समय आपने भी देखा, हमारी सरकार आई तो जस्टिस पटनायक आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो समीक्षा हुई, 1379 प्रकरण में हजारों की संख्या में निर्दोष आदिवासी जेल में बंद थे, जिनको रिहा किया गया ना होता जी ना उसमें कार्रवाई हुई। पहले चरण में 700 लोगों की रिहाई हुई थी, 700 कुछ का आंकड़ा है। उसके बाद में देखिए, जब डबल इंजन की इनकी तथाकथित सरकार आती है, 2014 से लेके 2018 तक केंद्र और राज्य दोनों जगह भाजपा की सरकार थी, उस समय क्या हुआ देखिए। ऐसी परिस्थितियां कब आती है जब अत्याचार बढ़ता है, शोषण बढ़ता है। नंदराज पहाड़ जो है फर्जी एनओसी ग्राम सभा की लगा के टारगेट किलिंग का ये आरोप लगाते थे पूरे चुनाव के दौरान। जैसे ही चुनाव निपटा वो खत्म हो गए। गणपति और रमन्ना आप भी इस बात के गवाह हैं कि झीरम मामले में मुख्य अभियुक्त मानते हुए इनकी संपत्ति कुर्की का जो आदेश निकला था, जैसे ही केंद्र में मोदी की सरकार है उनका नाम चार्जशीट से गायब। तो भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है वो लगातार उजागर हुआ है। 11,000 करोड़ की राशि हमारी सरकार के दौरान जो केंद्रीय बलों की तैनाती का था वो पाई वसूल लिए। कोंडागांव को विशेष सहायता की सूची से निकाल दिया गया जिले को। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। होता साहब, इनका सवाल का जवाब दीजिए। एक सवाल और है, आप तो नक्सल मामलों को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं, क्या नक्सलियों का हल वाकई में वार्ता है, या जैसा कि केंद्र सरकार कहती, जो संकेत मिलता है हवाई हमले निस्ते नाबूद कर दो, क्या बस्तर का सॉल्यूशन यही है? होता साहब देखिए, दो बातें। पहली बात है, मैं इस बात पे असहमत हूं सुंदरानी जी से कि हम 2024, 2026, 2030 तक खत्म कर लेंगे। ये कोई बिल्डिंग बना नहीं रहे कि उसमें आप टाइम गैप दे पाएंगे। पहली बात है, 30 साल लगा आज बस्तर में। जो वैसे मैं बता दूं, पहली बार जो माओवाद या नक्सलवाद जो शुरू हुआ नक्सलवाड़ी से 24 अप्रैल 1964 को स्टार्ट हुआ, और उस वक्त उनके पास हथियार नहीं था। तीर धनुष से पहली बार जो उन्होंने हत्या की पूरे देश में, वो था फणींद्रनाथ पाइन, फांसी देवा पुलिस स्टेशन का थानेदार था, और उसको धनुष तीर से मारा गया। तब 3 लोग थे, सभी लोग जानते हैं। वहां से धनुष तीर से लेकर बाद में कहा गया माओ के पास मिलने गए, माओ ने इनको वेपन दिया। उसके बाद आज उनके पास लगभग रफ एस्टिमेट है 50,000 लड़ाकू हैं और 50,000 हथियार है। अच्छी बात है, एलटीटी खत्म हो गई, नहीं तो एलटीटी से इन लोग ने हवाई जो एयरफोर्स का उनका जो तकनीक था वो लेने की बात चल रही थी। ये माओवादियों की स्थिति है। अब दूसरा सवाल है आपका कि जो हवाई हमला अगर होगा, कारपेट बॉम्बिंग जिसको अगर सामरिक शब्दों में कहा जाए, कारपेट एक साथ वो हेलीकॉप्टर से फायरिंग करेंगे या ब्लास्टिंग करेंगे, बॉम्बार्डिंग करेंगे, ये संभव नहीं है। क्योंकि आप कैसे जानोगे कि ये माओवादी है या ये बस्तर का निरीह आदिवासी है? एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो हर वक्त बहुत संवेदनशील होते हैं, और इस मुद्दे को लेकर जो विष्णुदेव साय को जानते हैं वो जानते हैं वो बहुत संवेदनशील है। इसीलिए ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी इस सरकार जिससे उनके आदिवासी के प्रति उनका जो मनोभाव है उस पर कोई परिवर्तन हो। हाँ, अभी 2 चीजों के इनको जोर देने की जरूरत है। एक टेकिंट है और एक ह्यूमन इंट है। टेकिंट का मतलब टेक्नोलॉजी के सहारे वो कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग करते हैं, और दूसरी बात है ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि इंसानी कैसे खुफिया करके उससे लेंगे। और इन सारी चीजों को समाहित करने के लिए समय चाहिए। सरकार अभी गृह मंत्री कौन बनेगा तय नहीं है। और एक चीज और आप आदित्य जी देखेंगे, ट्रांजिशन हुआ, कुछ लोगों को पनिशमेंट के तौर पर बस्तर भेज दिया था पिछले सरकार ने। अब यही मची है, हर कोई रायपुर में आके गुहार लगा रहा है कि मेरा तबादला बस्तर से बाहर कर दीजिए। ऐसे में लड़ने के लिए वहां फोर्स कौन है? कौन जाएगा? और यही स्थिति में जब तक बीजेपी की नई सरकार आई, रमन सिंह की सरकार 15 साल थी, सबको पता था उनका स्टैंड क्या है। उसके बाद 5 साल रही भूपेश बघेल की सरकार। अब जब विष्णुदेव साय सरकार है, सरकार की स्टैंड क्या है वो जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा, ये जो सुंदरानी जी कह रहे हैं कि रोड मैप की बात है, या इधर जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं, दोनों बातों को बहुत जल्दबाजी होगी, आरोप भी लगाना या दावा करना। जी आदित्य जी। सुरेंद्र जी, सुंदरानी साहब, नक्सलवाद के मुद्दे पर 3 जवान फिलहाल और कई जवान घायल हुए, जानकारी आपके पास भी आई होगी। आप लोगों ने बैठक भी बुलाई, अधिकारी भी शामिल हुए। बस्तर के जवानों के लिए कुछ सपोर्टिव सामने आया क्या? क्योंकि आप लोगों को बस्तर के हालात पता है। अगर माओवादियों के हमले में शहीद नहीं होते जवान, खुद को गोली मार लेते हैं, कभी डेंगू और बाकी मलेरिया से जान चली जाती, परिस्थितियां जटिल है। सुंदरानी साहब, इन परिस्थितियों को सुधारने के लिए कोई प्रयास करेगी सरकार?
निश्चित रूप से हमारे जवान जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत कठिन लड़ाई है, परिस्थितियां भी बहुत गंभीर है। 3 जवान शहीद भी हुए, 3 जवान घायल हैं। निश्चित रूप से दुखद है और हमारी सरकार बनने के बाद तत्काल ये घटना हुई है, इसका हमको बड़ा अफसोस है। लेकिन हम ये शहीद जो हुए हैं ये व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम इसका बदला लेंगे। निश्चित रूप से माओवादियों के साथ हम कड़ाई से पेश आएंगे, समाप्त करेंगे नक्सलवाद को। थोड़ा समय लग सकता है, मैं होता जी की बात से सहमत हूँ कि एकाएक की समस्या का समाधान हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। लेकिन जितना जल्दी संभव होगा नक्सलवाद को छत्तीसगढ़ से हम जड़ से मुक्त करेंगे। सुरेंद्र जी, पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक खबर आई थी कि पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर कुछ टेंडर किए गए थे, वो रद्द कर दिए। किसने रद्द किया नहीं पता, लेकिन ये नई सरकार के बाद हुआ है। आपने रणनीति बनाई, सरकार फैसले कैंसिल कर दे जो पुरानी सरकार के हैं। आप लोग आए थे, आप लोगों ने अपनी नक्सल रणनीति अलग कर दी। अब बीजेपी सरकार आई, आप लोगों की रणनीति से इतर वो अपनी रणनीति बनाएगी। नक्सल मुद्दे पर भी अगर राजनीति होगी सुरेंद्र जी, तो आगे नक्सल उन्मूलन होगा कैसे? कैसे नक्सल मामलों का खात्मा हो पाएगा? सुरेंद्र जी। आदित्य जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। हमारी सरकार ने तो कहीं कोई संसाधनों की कमी नहीं आने दी। जिस तरह से हमारे दौरान जो है, और उसका परिणाम भी मिला है, जो घटनाएं कम हुई, जो वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर काम हुए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑपरेशन लगातार जारी है। हमको कहा गया ना आप बाहर निकलिए, ना आप बाहर जाइए। आदित्य जी, इतिहास में पहली बार 65 बड़े कैंप लगे हैं। जगरगुंडा बासागुड़ा राजमार्ग जो है 15 साल बनता है इनके समय में। जगह जगह सड़कों का जाल बिछा है। 314 स्कूल इन्होंने बंद किया था, वो भी हमने शुरू किया। 2 नए मेडिकल कॉलेज बने, पहले केवल जगदलपुर में हुआ करता था, कांकेर में और गीदम में। विकास जो है वो सर्वविदित है कि किस तरह से कमीशन खोरी के लालच में काम होते थे। चरण पादुका के नाम पे एक पैर में 5 नंबर, एक पैर में 7 नंबर। मूल बात जो है वरिष्ठ पत्रकार माननीय होता जी ने कही, जो छापेमारी युद्ध लड़ते हैं ये, इनके खिलाफ जो है ऐसे बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ठोस नीति बनानी पड़ेगी। सुंदरानी जी, आप सरकार में हैं, ऐसे केवल कोरी बयानबाजी करने से काम नहीं चलेगा। आपकी क्या नीति है, कैसी, किस मंशा से, किस नियत से? वरना प्रदेश की जनता ने देखा है ताड़मेटला का कांड, जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, आपके कार्यकाल का धब्बा है। सबसे बड़ा राजनीतिक नरसंहार झीरम का जो हुआ 25 मई 2013 को, वो भाजपा के दामन में वो दाग धुलेगा नहीं। और जिस तरह से एनआईए जांच को भटका रही है, अरे झीरम की तो छोड़िए, इनके अपने विधायक थे भीमा मंडावी, आज तक 2019 का मामला है। कितना समय लगेगा पीड़ित के परिजनों को न्याय मिलने में? किसको बचाने के लिए एनआईए जांच की दिशा भटका रही है? बताओ सुंदरानी जी, कितना समय होता है? सीआरपीसी में कितना समय? और ये ना खुद जांच करते, न दूसरी एजेंसी को जांच करने देते। राज्य सूची का विषय है गृह, ये केंद्र की एजेंसियां इसी तरह से ये न्यायालय जाके रोकने का काम करते हैं। आज कर दो। और ये तो इनका षड्यंत्र सर्वविदित है। जी होता साहब, आप 2018 के पहले की भाजपा सरकार में बस्तर की स्थिति को भी आपने देखा है। 2023 में जो अब स्थितियां, परिस्थितियां आप देख रहे हैं, कहां पा रहे हैं आप बस्तर को? कैसे बदलेगा बस्तर? होता साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक गवर्नेंस की वैक्यूम देख रही है। लोकतंत्र अगर मजबूत होगा तो माओवाद अपने आप खत्म होगा। वहां पे जिस बात की बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इतना कैंप खोल दिए, कैंप किसके लिए खोले? सुरक्षा के लिए या अपने आप को सुरक्षा देने के लिए? पब्लिक कह रही है हमको सुरक्षा नहीं चाहिए, और वो जो कह रही है वो माओवादियों की आवाज है कि आदिवासियों की आवाज है। पहली बात, 2 साल से सिलगेर के आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता क्यों नहीं जाते? दीपक बैच, बस्तर के सांसद दीपक बैच, पीसीसी का अध्यक्ष, वो खुद क्यों नहीं जाते? क्यों चर्चा नहीं करते? अगर 2 साल से लोग आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी, और आप अगर अनसुना करेंगे, उसका फायदा कोई और लेगा। यही हमने देखा जब लोहंडीगुड़ा में टाटा का स्टील प्लांट बनना था, पहले विरोध हुआ, बीजेपी ने ही विरोध किया, और उस विरोध के बाद भी जब अनसुनी हुई तो उस पर माओवादी घुस गए। सबको पता है तहसीलदार पर हमला हुआ था, और हमले के पीछे कौन थे। तो कुल मिला के एक बात कहेंगे कि जब तक आप आंदोलन को या किसी भी बात को चर्चा के जरिए, एक देखिए, शांति और क्रांति एक साथ नहीं चल सकती, और शांति तब होगा जब विकास आएगा, और विकास तब आएगा जब लोकतंत्र मजबूत होगी। ये सारी बातों को जब तक हम समाहित करके कोई रणनीति नहीं बनाते, और जो भी सत्तासीन दल है, ये 5 साल रहे, अब इनको 5 साल रहना है, जब तक इनकी रणनीति नहीं आती, उससे पहले हम कैसे प्रतिक्रिया दे या क्रिटिसाइज करें? अपना पॉलिसी को लाए, खुद सुलझे हुए मुख्यमंत्री जी
खुद सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आदिवासी वर्ग से आते हैं, वो जिस जगह से आते हैं वहां पे भी माओवादियां रही है। तो इसीलिए सारी बातें सामने आए उसके बाद करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दोनों चीजों को साथ लेकर चलना होगा, तभी माओवाद का समाधान हो पाएगा। देखिए, नक्सलवाद के मुद्दे पर स्टैंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड होगा, क्या रणनीति होगी, हम सबकी नजर रहेगी। लेकिन हाँ, सरकार अगर बदलती भी है तो माओवाद के खिलाफ जो स्टैंड होना चाहिए वही स्टैंड आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। सरकार बदलने के बाद अगर केवल राजनीतिक तौर पर उसकी बात आपको नहीं माननी, आपको नए डिसीजन लेना है, माओवाद में ऐसा नहीं चलता। बाकी राज्य जो हमसे ज्यादा माओवाद प्रभावित थे उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर रखा। सरकार किसी की भी हो, माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन हुए, लगातार वहां पर माओवाद खत्म किए गए। तो फिलहाल स्टैंड क्या होगा सरकार का, हम सबकी नजर रहेगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।